जी सर कल का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर? सर कल का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल कल मैं मिलेगा। ज्वाइन जैसे नहीं हो मैं, पाई थी सर। जी जी, जरूर जरूर। जैसे नाड़ी ज्योतिष भी यूज करते हैं, लेकिन इनको अभी मत पढ़िए। अगर आप केपी भी यूज करेंगे हम लोग, लेकिन अभी इनको मत पढ़िए। पहले आप वैदिक ज्योतिष को समझ लेंगे, देन आप सारी ज्योतिष को आप समझ पाएंगे। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंदर मुनि मैत्रेय, मैं फिर से बोल रहा हूं नाम, मुनि मैत्रेय। मुनि मैत्रेय ने, मुनि मैत्रेय ने पराशर मुनि से पूछा कि लोक भावना की, लोक का कल्याण कैसे हो, क्योंकि ज्योतिष क्या होता है, आने वाले समय के बारे में गणना करके आपको बता देगा कि उसका समय कैसा जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि ये चीजें कैसे होती हैं। तब पराशर बहुत खुश हुए कि आपने बहुत लोक कल्याण की भावना से हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ज्योतिष की एक एक बात आपको बताऊंगा। और मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि पहले कोई ऐसे कॉपी और कलम नहीं होती थी। तो पराशर मुनि बोलते रहते थे, मैत्रेय मुनि सुन करके उसको अपनी मेमोरी में रख लेते थे और फिर उसको लिखते थे, फिर उसको लिखते थे। तो आप ये मान के चलिए, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया और आपने अभी नोट नहीं किया, जिस कारण से कुछ समय बाद आप नोट करेंगे तो हमारी अक्षरशः बातों को तो नोट नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो हो सकता है जो मैंने पढ़ाया उसके विपरीत बात लिख जाए आप। तो ये जो किताबें, पुरानी किताबें हैं, वो मेमोरी बेस्ड किताबें हैं, यानी याददाश्त के, अनुभव के बेस्ड पर बनाई गई किताबें हैं। इसलिए उनको पढ़ने पर आप किसी सूत्र को एकदम ऐसे मत समझ लीजिए कि वो एक ब्रह्मा की लकीर है, क्योंकि त्रुटियां हो सकती हैं और हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन से तो गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन उसी ह्यूमन के पास ऊपर वाले ने दिमाग भी दिया है कि कोई चीज पढ़िए तो अपना दिमाग जरूर यूज करिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो उसमें चीज लिखी जा रही है वो एकदम सत्य है। लेकिन ऐसा केवल 10% है, 90% तो सत्य है। हम तो पहले 90% को पढ़ते हैं ना, अब 10% के चक्कर में थोड़ी ना हम 100% को जाने देंगे। तो मेमोरी बेस्ड बातें इसके अंदर लिखी गई है। तब पराशर जी ने 1 बाय 1 यहाँ चीजों को बताया और कहा कि ज्योतिष शास्त्र का मौलिक सिद्धांत क्या है कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु को जितना अफेक्ट करती है और खुद भी अफेक्ट होती है, यानी ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमसे भी ग्रह प्रभावित होते हैं। बात समझ, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमसे भी प्रभावित होते हैं। ये हमसे भी प्रभावित होने का क्या मतलब है, इसी बात को उपाय कहते हैं कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो उसका प्रभाव ग्रह पे भी पड़ेगा, और ग्रह की चाल का, और किस नक्षत्र में वो भ्रमण कर रहे हैं, किस राशि में वो भ्रमण कर रहे हैं, उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। और हम कुछ करेंगे तो उसका प्रभाव ग्रह को भी पड़ेगा। ये बात ज्योतिष शास्त्र में पराशर मुनि ने कही कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु से, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु से प्रभावित होती है और पहले प्रभावित हुई वस्तु दूसरे वस्तु को भी प्रभावित करती है। इसका मतलब हमारा कोई भी कर्म होगा तो ग्रह प्रभावित होंगे, और ग्रह का जो कर्म होगा, कोई भी चीज वहां चेंज होगी तो उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, वरना जो ग्रह है वो कहीं आपको विपरीत फल ना देने लगे। इसका रीजन यही है। तो ये पराशर जी ने कहा, और पराशर जी ने मेन 4 बातें कही कि किसी के व्यक्ति के जीवन में जो अच्छी बातें हैं और बुरी बातें हैं, उनमें 4 चीजों का ज्यादा प्रभाव है। यानी किसी जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता 4 रूप से प्रभावित होती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता, अनुकूलता मतलब उसकी चीजें अच्छी हैं, प्रतिकूलता, प्रतिकूलता 4 चीजों से प्रभावित होगी। पहली जो हम लिखेंगे क्रम, उसमें हर दूसरा क्रम पहले वाले से ज्यादा, हर दूसरा क्रम पहले वाले से ज्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहली बात यहां आई वंशानुक्रम। हाँ जी, तो आप देखिए वंशानुक्रम पहला
अनुकूलता प्रतिकूलता किस पे डिपेंड करेगी? पहला वंशानुक्रम है, दूसरा वातावरण है, और तीसरा यहां पर आता है कर्म, और चौथा आता है काल। कहने का तात्पर्य क्या है? पराशर जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बच्चा पैदा हुआ या कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके ऊपर 4 बातों का प्रभाव होता है। कि सबसे पहला आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब वो किस वंश में उसने जन्म लिया। जो आपका जन्म हुआ है वो पुराने, जो आपका जन्म हुआ है वो आपके पूर्व कर्मों के कारण आपका जन्म हुआ है। जो आप अपनी कुंडली में ग्रह को लेकर बैठे हैं, उच्च के ग्रह, अच्छे ग्रह या खराब ग्रह, नीच के ग्रह, वो आपके पूर्व जन्मों का आपके ऊपर प्रभाव है। उस कारण से आप किसी भी कुल के अंदर पैदा हुए। अब आपका कुल अच्छा है या बुरा है ये एक अलग बात हो गई, लेकिन जिस कुल में आपका जन्म हुआ वो आपके पूर्व कर्मों से ही निर्धारित होते हैं। इस बात में गरुड़ पुराण भी आपको ये इंगित करती है कि व्यक्ति जो जीवन भर कर्म करता है उसके अनुसार ही वो दूसरा रूप प्राप्त करता है। जो विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो वेद के ज्ञाता यहाँ पर बैठे हैं, वो हमारी बातों को समझ रहे होंगे। जो पुराण के ज्ञाता यहाँ पर बैठे हैं वो हमारी बातों को तुरंत समझ गए होंगे, क्योंकि ये गरुड़ पुराण में ये लाइन लिखी हुई है। अब उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम का मतलब जब उस व्यक्ति ने जन्म ले लिया तो ग्रह तो फिक्स हो गए। तो क्या ग्रह फिक्स हो गए तो अब कुछ नहीं हो सकता? इसी बात की जानकारी करने के लिए मैत्रेय जी पराशर जी से पूछते हैं कि गलतियां तो हर इंसान करते हैं, क्या अपनी गलती को सुधारा नहीं जा सकता? तो पराशर जी कहते हैं बिल्कुल सुधारा जा सकता है, लेकिन सुधारने के लिए पहले आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपके अंदर कमियां क्या हैं। अगर आपको अपने अंदर कमियां ही नहीं पता तो आप किन चीजों को सुधारेंगे? तो इसी कैसे हमें पता चलेगा कि किसी के अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं? ज्योतिष यही काम करता है, एक अंधेरे में दिया जलाने का काम करता है, ज्योति दिखाने का काम करता है। और जो ये व्यक्ति करता है उसको ज्योतिषी कहते हैं, और जो ये विद्या है, विधा है, उसको ज्योतिष कहते हैं। तो वंशानुक्रम में जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस वंश में उसने जन्म ले लिया तो उस वंश के अंदर जो उसके माता पिता होंगे, जो उसके दादा दादी होंगे, जो उसके नाना नानी होंगे, उसका प्रभाव उस बच्चे पर पहले पड़ता है। सबसे पहले यही होता है, सबसे पहले यही होता है। मैं अभी आपको किताब में एक बात पढ़ के भी बताऊंगा। वंशानुक्रम, उसके बाद वंशानुक्रम के बाद दूसरा नंबर आता है वातावरण का। मान लीजिए उसके कर्म बहुत खराब है, उसको वंश बहुत खराब मिला, क्या वातावरण का फर्क पड़ेगा? तो कहते हैं हाँ, कि उसकी संगति कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, कैसे वो विचार वाले व्यक्तियों के साथ बैठता है, क्या उनके माता पिता, उनके गुरुओं ने उसको बचपन में सिखाया, उसका फर्क भी उसके जीवन काल को प्रभावित करता है। तभी कहा जाता है कि बच्चे को अच्छी संस्कार देने चाहिए, अच्छा वातावरण देना चाहिए। पहले के समय में चाहे वो राजा हो चाहे जो हो, वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज देते थे, क्योंकि गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो क्या करते थे कि बच्चों को संस्कार देते थे। लेकिन पहले संस्कार तो उसको अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने परिवार, अपने भाई बहनों के कारण उसको मिला। दूसरा, वातावरण हमें सही करना जरूरी है। तो वंशानुक्रम से ज्यादा प्रभाव वातावरण का आता है, ऐसी बात महर्षि पराशर कह रहे हैं कि वातावरण बहुत इफेक्टिव चीज होती है। कोई भी व्यक्ति एक खराब कुल में पैदा होकर के भी वातावरण के सही मिल जाने से भी वो आगे बढ़ जाता है। देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी फ्रेंड सर्किल ऐसी होती है कि वो गुरुओं के साथ, बड़ों के साथ बड़ी ज्ञानवान बातें करते हैं। उनका वंश तो अच्छा हो सकता है, वातावरण वहां प्रभावित हो जाए, वातावरण अच्छा हो गया तो वो अच्छे बन जाएंगे। वंश खराब है, वातावरण अच्छा है तो अच्छी बात है। वंश अच्छा है, वातावरण खराब है तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप देखते होंगे आपके सामने बहुत सारे लोग आते होंगे कि उनके माता पिता, उनका परिवार बड़ा सज्जन है, लेकिन वो बच्चा किसी तरह से कुसंगत में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर रहा है। वातावरण का फर्क।
तो सर जो ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये बात आपको अभी आगे मैं बताता हूं। तीसरा आता है कर्म की बात। तो अब मान लीजिए उसको वंशानुक्रम भी खराब मिला, वातावरण भी बढ़िया नहीं मिल पाया, तो क्या फिर भी वो आगे नहीं बढ़ सकता? तो कहते हैं कर्म उस व्यक्ति की। तीसरा, जो उस व्यक्ति के कर्म होंगे अगर वो अच्छे होंगे तो उसका प्रभाव उसके जीवन पे जरूर पड़ेगा। और चौथा आता है काल। काल मतलब समय, आपके ऊपर दशाएं, आपकी कुंडलियों में बने योग, ये क्या आपके कर्म को प्रभावित करेंगे। हर बाद में लिखी वस्तु पहले लिखी वस्तु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस ये काल इन सब को कंट्रोल करता है कि हमें कैसा वातावरण मिला, ये भी आपको काल बताएगा, हमारे कर्म कैसे होंगे ये भी काल बताएगा। तो सर मान लीजिए काल हमारा समय खराब है, तो क्या हमारे कर्म हमको अच्छे फल नहीं देंगे? देंगे। अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है, काल आपका खराब हो जाए तो काल आपके कर्मों को बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कि चाहे जो हो जाए कर्म आप अच्छा करिए, क्योंकि ये समय आपका खराब चल रहा है, इसमें आप कोई गलती कर लेंगे तो जीवन भर आपको भुगतना पड़ेगा। और यही बात काल के बारे में जो गणना है, यही ज्योतिष इसी काल की गणना करती है। ज्योतिष पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी विद्या नहीं जो इस काल की गणना कर सके। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी विद्या नहीं जो इस काल की गणना कर सके, समय की गणना कर सके कि व्यक्ति के समय इस वक्त कैसा चल रहा है, उस जो वो कर्म कर रहा है उसके आउटपुट उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये आउटपुट, अच्छे मिलेंगे कि खराब मिलेंगे, ये काल ज्योतिष यही इन सब बातों की गणना करेगा। यही इन सब बातों की गणना करेगा कि उस व्यक्ति के कर्म किस प्रकार से। समय ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, वातावरण खराब हो गया और वो मॉडर्न टाइम में बहुत ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो कि उनके परिवार वंशानुक्रम में नहीं हुई। तो वो ऐसी क्यों कर रहे हैं, ये काल इफेक्ट करेगा। काल खराब है, कर्म अच्छे हैं तो बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। कर्म बहुत खराब है, काल अच्छा चल रहा है, तब भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। कर्म भी बहुत अच्छे हैं, काल यानी समय भी बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी काम करेंगे तुरंत उसको सक्सेस मिल जाएगी। उस दिन कि हम ऐसा कब ये काम प्रारंभ करें, काल देखेंगे हम लोग। कर्म तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपसे वो पूछने आया कि मैं ये कर्म कब करूं, तभी तो वो पूछने आया आपसे। तो काल की गणना केवल ज्योतिष ही कर सकता है। अब बृहत्पराशर होरा शास्त्र, बृहत्पराशर होरा शास्त्र अध्याय 10 पेज नंबर 112 लिखते हैं, आचार्यों ने कहा कि 4 वर्ष तक बालक माता पिता के दोषों से अर्थात रक्त और वीर होगा पिता का, रक्त होगा माता का, उसके द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि जन्म से 4 साल 4 इयर्स तक बच्चा क्या होगा, माता पिता के कर्म से प्रभावित होता है। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग भी क्या गलती करते हैं कि बच्चा पैदा होता है और बच्चे की कुंडली देखने लगते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये किताब कहती है, और भी बहुत सारी किताबें ये कहती हैं कि आप बच्चे की क्या 4 साल तक का क्या जीवन चलेगा, ये उसके माता पिता की कुंडली बताएगी। कभी भी आप 4 साल से पहले की चीजें आप कभी बच्चे की कुंडली से ना देखें। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ये महर्षि पराशर कहते हैं कि 4 साल तक उस बच्चे के जीवन पर माता पिता के कर्मों का प्रभाव अवश्य रहता है। यानी कि अगर 4 साल तक के बच्चों की आप कुंडली देखना चाहते हैं तो माता पिता की कुंडली के बिना उसको देखा जाना गलत है। लेकिन हमारा जो ज्योतिष है वो कहता है कि अच्छे समय में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या है, अच्छा होगा, लेकिन उसके माता पिता के कर्म कैसे हैं वो भी वहां पे डिसाइड होंगे। लेकिन उस बच्चे की, मेघनाथ की बात देखें तो मेघनाथ का जन्म क्यों हुआ राक्षस के घर में, क्योंकि उसके पूर्व जन्म ऐसे थे और पूर्व जन्मों की जानकारी कुंडली का 5वां भाव देता है। कुंडली का 5वां भाव आपको ये बताएगा कि आपके कर्म यानी आपके पूर्व जन्म का आप फल भोगने के लिए आए हैं कि आप उसके मतलब कि विपरीत फलों को भोगने के लिए आए हैं। बिल्कुल।
सही। उसके कर्म ऐसे हैं जो उसको नहीं मिल पाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुंडलियां आती हैं जिसमें मुझे मन नहीं करता उसको बताने का, लेकिन जब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है तो कभी कभार एक ऐसी कुंडली आती है जिसको मुझे मेरा मन देखने का बहुत करता है और मैं उसे इतनी डिटेल में, ऐसा क्यों हुआ बताइए? वही पहले जो मैं कुंडली मेरे सामने आई, मेरा मन ही नहीं कर रहा था उसको देखने का, बल्कि उसके हर क्वेश्चन में मुझे गुस्सा आ रही थी। और वही दूसरी कुंडली जैसे मेरे सामने आई तो मेरा बड़ा मन करने लगा। क्या मेरे अंदर कमी थी क्या? सर दूसरी कुंडली आपने चेक की, उसमें आपको अच्छा लगा होगा सर, कराऊंगे या कुछ? नहीं जी। उसकी कुंडली की नकारात्मकता और सकारात्मकता जो है वह भी प्रभाव डालती है। वेरी गुड, सही, एकदम सही। और इसका एक सूत्र है, जिस कुंडली में गुरुदेव अच्छे होंगे, बृहस्पति अच्छे होंगे, उसको हमेशा सही सलाह सही समय पे मिल जाएगी। बिल्कुल सही है। बृहस्पति खराब होंगे, उसको सही समय पे सलाह ही नहीं मिल पाएगी। तब 4 से लेकर के 8 साल तक उस बच्चे पर वातावरण का फर्क पड़ता है। उसके बाद 8 से लेकर के 12 वर्ष तक उस बच्चे पर उसके कर्म का इफेक्ट पड़ना चालू होता है। और सही ज्योतिष का जो फर्क पड़ेगा वो 12 साल की उम्र के बाद पड़ता है। तो कुछ विद्वान इसमें कहते हैं कि बच्चे की कुंडली 12 साल के बाद ही देखना उचित होता है, और कुछ कहते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप इधर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बिना माता पिता की कुंडली देखे बिना आप ये काम ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने बात करी कि हम किस प्रकार से किसी भी कुंडली को डिसाइड करते हैं और किसी प्रकार से किसी कुंडली पर किन किन बातों का फर्क पड़ता है। अब इसी बात को, इन्हीं बात को वाराह मिहिर ने 3 बातों को रखा है: देश, काल, पात्र। ये कहते हैं कि हर कुंडली में देश, काल और पात्र का बहुत इफेक्ट होता है। जैसे देश का इफेक्ट, समाज का इफेक्ट देश का इफेक्ट कहलाएगा। अगर बहुत बड़े पैमाने पे बात करें तो देश हो गया, छोटे पैमाने पे बात करें तो उसका समाज हो गया, और छोटे पैमाने पे बात करें तो उसकी मित्र मंडली हो गई, देश वाला हो गया। काल, जो उसके ऊपर कैसा समय चल रहा है यानी वो भी आप देखिए, और उसके अंदर पात्रता भी देखिए कि क्या वो व्यक्ति जिसके लिए आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके अंदर उस कार्य को करने की पात्रता है। ये 3 चीजें जब तक आप नहीं देखेंगे तो कोई फलादेश आपका सही नहीं होगा। वाराह मिहिर काल पूरे ज्योतिष का गोल्डन टाइम था, तो कहते हैं ये जरूर आप देखिए। आप रिच फैमिली को आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका बच्चा विदेश में जाके पढ़ाई करेगा, क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? तो कह रहे हैं आप उसकी परिस्थितियों को जरूर समझिए, तभी आप उसके बारे में अगर कोई बात कहेंगे तो आपकी बात सत्य साबित होगी। कि कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया रिच हो सकता है, बहुत अच्छा अर्न कर सकता है, अपनी लाइफ सेटल कर सकता है, मतलब जिसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट लाइफ, तो अपनी लाइफ को एरिस्टोक्रेट बना सकता है। उसकी कुंडली में आपने देखा और आप कहे वाह ऐसी कुंडली मैंने नहीं देखी, ये होगा ये होगा ये होगा, और आपने उसके समय को तो देखा ही नहीं कि उसका समय कैसा चल रहा है, तो आपकी बातें फिर गलत हो जाएंगी। मान लीजिए आपको ये बात मैं बता दूं यहाँ पर कि 70 से 80% स्टूडेंट्स लाइफ में यानी बच्चों की लाइफ में राहु की महादशा आती है। महादशा, अंतरदशा तो किसी भी ग्रह की जब महादशा चलेगी तो अंतरदशा आ ही जाएगी, तो अंतरदशा तो आएगी, लेकिन महादशा राहु की आती है जो कि उसके करियर को, चाहे वो जितना अच्छा राहु बैठा हो, वो उसके एजुकेशनल करियर को जरूर बर्बाद करेगा, क्योंकि राहु क्या है? हवा है, वायु है, थॉट एकदम आसमान में उड़ने लगते हैं। बच्चा पढ़ता है तो उसको एकदम आसमान, मतलब हाइपर जिसको कहते हैं, वो दिखाता है। यानी राहु के अंदर इतनी ताकत है कि वो बच्चा अपने आप को कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। उसकी राहु के अंदर बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। राहु का राजयोग अगर किसी को मिल जाए या राजयोग
बनाने वाले ग्रह के साथ राहु बैठ जाए तो आप समझिए वो राहु का इफेक्ट इतना होगा कि उसको रातों रात अमीर बना के छोड़ सकता है। इतना पावरफुल होता है राहु। राहु खराब नहीं होता, लेकिन अगर वही राहु खराब हो जाए तो बर्बाद भी कर देता है। लेकिन राहु में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो भाई एक स्थिर दिमाग चाहिए, एक कांस्टेंट माइंड चाहिए जिससे वो बातों को समझ सके। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं और जिनके ऊपर राहु की दशा चल रही होगी इस वक्त और राहु उनका किसी तरह से खराब होगा तो वो हमारी बात सुनकर के उनका दिमाग कहीं और चला जा रहा होगा, बार बार वो फिर से कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, बार बार वो कहीं फिर और चला जा रहा होगा। ये है राहु। तो आप समझिए जिन स्टूडेंट्स पर राहु की महादशा चलती है वो बेचारे किस तरह से परेशान होते। ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना तो चाहते हैं, राहु जी उनको पढ़ने नहीं दे रहे, पढ़ने नहीं दे रहे। ये समस्या यहाँ पर आती है। अब पता चला स्टूडेंट लाइफ में उसकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, बट स्टूडेंट लाइफ में उसको अच्छे ग्रहों की दशा मिली ही नहीं, तो जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा और फैमिली भी उसकी बहुत पात्रता भी नहीं है उसकी फैमिली के अंदर और वो पढ़ाई भी नहीं करेगा तो वो कितना अपने आप को प्रोग्रेसिव बना पाएगा? बताइए, नहीं बना पाएगा। ये बात हम ही कह रहे हैं कि आप कुंडली, जैसे हमने देखा ये बहुत सारे ऐप चलते हैं उसमें कुंडलियां आती है और बस बोलना चालू। जैसे अभी कुछ मतलब हमारे बंधु पूछ रहे थे कि इन दो कुंडलियों का मतलब ग्रहों का असर क्या होगा इनका, ये ऐसे देखा ही नहीं जाता, ये गलत है ऐसे बोलना। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट कहां पर बैठे हैं, वो प्लैनेट कुंडली की किस राशि के स्वामी हैं, वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, उनकी D9 के अंदर कंडीशन क्या है, नौमांश कुंडली के अंदर। अगर आपको उसकी जॉब प्रोफेशन के बारे में बताना है तो दशमांश कुंडली के अंदर उनकी कंडीशन क्या है। ये देखे बिना आप अपना मुंह मत खोलिए, वरना आपको बहुत बार अपमानित होना पड़ेगा। जो आपसे पूछने आया है उसका भी नुकसान होगा क्योंकि आप गलत बताए हैं, और खुद को में भी अपमान को आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए ये ऐसे बिल्कुल भी आप मुंह मत खोलिए। दूसरा पूछनी थी जैसे आपने कहा अभी। जी हेलो, हाँ बताइए सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट लाइफ में राहु की महादशा बहुत इफेक्ट बहुत ज्यादा करती है और एजुकेशनल जो सपोर्ट होता है वो सारा चला जाता है। तो बिल्कुल। इस चीज को लेकर मतलब कोई तरीका होता है कि हम इसको संभाल सकें? नहीं, आप सचिन जी आप हमेशा उपाय की तरफ बहुत भागते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले हम उपाय तब करेंगे ना जब हमको चीजें समझ में आएंगी। जी 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 है ना सचिन जी, अच्छी बात है, आप उपाय की तरफ भागते हैं। उपाय देखिए, उपाय कहाँ पर है, उपाय कुंडली के अंदर छिपा हुआ है। आप कुंडली को जब तक देखेंगे नहीं तब तक वो जो गिने गिनाए उपाय है कि राहु के बीज मंत्रों का जाप करा लीजिए, क्या नाम है, राहु में नारियल प्रवाहित कर, ये काम ही नहीं करेगा। क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए यही बात कही जा रही, देखिए काम ही नहीं करेगा। और कुछ लोग बताते तो 50% काम करता है और 50% काम नहीं करता है। क्यों? 50% में वही करना उसकी कुंडली में होगा और 50% वो करना उसकी कुंडली में होगा नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जब भी आप इस प्रकार की युतियां देखें तो आप ग्रहों की स्थितियां जरूर देखें, नक्षत्र क्या है, किस चरण में बैठे हुए हैं, उनके डिविजनल चार्ट, वर्ग चार्ट में उनकी पोजीशन क्या है। अगर ऐसा बोलेंगे तो आपकी बात गलत हो सकती है, ठीक है ना। तो हम लोग अब ये गलती कभी नहीं करेंगे, ये कसम खा लीजिए आप जी। ये ग्रह ये बैठे, और उपाय ना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है, सबको समझ में आ गया। उपाय हर व्यक्ति, अब ये उपाय हर व्यक्ति के लिए सर अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि उस प्लैनेट की, उस ग्रह की स्थिति हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग होगी। कभी भी एक दशा पर विश्वास मत करिए, कभी भी एक दशा पर विश्वास मत करिए। एक साथ आपको 2 से 3 दशाएं लगानी पड़ेंगी, कम से कम 2 दशा की तो समझना पड़ेगा। ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये बारह मिहिर काल का ये पॉइंट था। तो यही बात पराशर जी मैत्रेय को समझा रहे थे कि किस प्रकार से किसी की कुंडली हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इसी बात को बारह मिहिर ने देश काल पात्र का नाम दिया और देश काल पात्र हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ज्योतिष की। तो ज्योतिष में काल मैंने लिखा था चौथा पार्ट, काल 2 होते हैं,
काल दो होते हैं, एक अखंड काल, एक अखंड काल होता है और एक खंड काल होता है। खंड काल, अखंड काल और खंड काल में क्या अंतर है? कह रहे अखंड काल में ज्योतिष की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस अखंड काल को कैलकुलेट कर सके, यानी जिसका खंड ना किया जा सके, जिसको समझा ना जा सके। इस काल को कोई भी नहीं समझ सकता, इवन ज्योतिष भी इस काल को नहीं समझ सकती, क्योंकि काल की गणना केवल कौन कर सकता है? ज्योतिष। पूरे ब्रह्मांड में काल की गणना केवल ज्योतिष ही कर सकता है, समय की गणना। और समय की गणना ज्योतिष अगर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कि अखंड काल की गणना ज्योतिष भी नहीं कर सकता, लेकिन खंड काल की गणना ज्योतिष करता। अब अखंड काल क्या है? कहते यही वो काल है जिसमें कोई प्रलय, सृष्टि का निर्माण या कोई प्रलय आती है। 2000 तो समझ रहे ना हमको कहां कहां बचना और कैसे कैसे बचना है। खंड काल जो हमारा होता है ये 11 पार्ट में डिवाइड है। खंड काल हम लोग इसकी गणना कर सकते हैं। कहते हैं वर्ष, वर्ष पहला हो गया ईयर यानी वर्ष, दूसरा हो गया आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आयन और शयन। वेस्टर्न कंट्री शयन को यूज करती है, हम लोग आयन को यूज करते हैं। हमारा जितना पंचांग सिस्टम है वो आयन है। अब ये क्या है, इसके लिए मुझे आपको फिजिक्स में लेके जाना पड़ेगा। आयन। तीसरा होता है ऋतु, ऋतु। चौथा यहां पर ऋतु के बाद आ जाता है मास। हिंदी मास की बात हो रही है, अंग्रेजी मास की बात नहीं हो रही। पांचवा आ जाता पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। छठा आ जाती है तिथि, तिथि। सातवां आ जाता है वार। आठवां आ जाता है यहां पर हमारे पास नक्षत्र। नवा आ जाता है योग। कौन सा योग है आज? ये सब आपको पंचांग से मिलेगी जानकारी। 10वां यहां पर आ जाता है करण और 11वां आ जाता है यहां पर क्या? लग्न। ये है खंड काल को इस प्रकार से खंड किया गया 11 भाग में। ये सब चीजें मैं आपको मुहूर्त ज्योतिष में पढ़ाऊंगा। मुहूर्त ज्योतिष, इसका डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे मुहूर्त ज्योतिष में। इन्हीं बातों को ध्यान रखकर मुहूर्त निकाला जाता है।